स्पेकुलेशन की बात हम शेयर बाज़ार में करते हैं। यहाँ बताइए इससे बड़ा स्पेकुलेशन अभी आज की तारीख में कहाँ चल रहा है? चाँदी का ये चार्ट आप देखिए। इससे ज़्यादा स्पेकुलेशन कहीं पर है क्या? तो राजीव जी, मैं फिर यहाँ पे अपने पॉइंट्स को री-एम्फसाइज़ करना चाहूँगा। आपने ये तो देखा ही है मैंने कितना इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है कि वर्जित है, मैंने ऐसा शब्द यूज़ किया, उस सिचुएशन में जबकि कहीं चाँदी और सोना रुकने को तैयार नहीं थे। तो रिस्क तो था, वो तो तय था, लोगों को दिख नहीं रहा था और मैं भी तब तक तो गलत ही रहूँगा जब तक वो हो नहीं जाएगा। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर ये 2008 रहता और सेबी का इतना स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस नहीं होता, आज भी सुसाइड होता, आज भी ब्रोकर्स उड़ते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इतना इम्प्रूव किया कि एक दिन में 25-30% गिरना कुछ मतलब कितना मार्जिन आप कलेक्ट कर सकते हैं? वाइप ऑफ तो होना ही है, तय चीज़ है। जो इतना चल रहा था, जितना मैं आपको कह रहा हूँ, ट्रेडर्स के जितने गेन होंगे, ट्रेडर्स के सिल्वर और गोल्ड में, गिरा तो नहीं है उतना, बट मार्क माय वर्ड उनके गेन से ज़्यादा उनके पॉकेट से जा चुका होगा, वो लॉस में घुस चुके होंगे। क्या होता है? लालच। ₹100 से 150 गया नहीं चाँदी, $50 से 70 गई, खरीदो। तो 50 का कॉस्ट आपका कहाँ चला गया? 60 के आसपास। 100 गया, अरे अभी तो और बुलिश है, खरीदो। 50 का कॉस्ट था, 60 हो गया, अब आपका 80 का कॉस्ट हो गया। 120 और खरीदो, अब आपका 100 का कॉस्ट हो गया। आपको नोशनल प्रॉफिट बनता जा रहा था, अब अचानक से चाँदी कहाँ 80, 20% अंदर। तो कहने को चाँदी आपकी $30-40 से 120 चली गई। एक्चुअली सब लॉस में चले जाएँगे, जितने ट्रेडर्स थे। रीज़न ये है कि कोई प्रॉफिट प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, नहीं करता है। एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है और ये अब और लीथल हो जाएगा। तो जो चाँदी खरीद के वो मतलब आप हाउसवाइफ और गृहिणी और घर वालों के उनका ठीक है, उनका तो चाँदी घर में पड़ा हुआ है, सोना घर में पड़ा हुआ है। ये याद होगा मैं किस चीज़ पे कहता था कि आपका जो घर पे जो पड़ा हुआ है वो भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नहीं, अभी क्या है, अब तो नया ईटीएफ आएगा तो ईटीएफ वालों को प्रमोट कर रहे हैं कि 30% गोल्ड एलोकेशन करो, चाँदी एलोकेशन करो। उनका क्या जाता है, उनको तो पैसा चाहिए और लेके आओ। अभी उड़ जाएगा सब पैसा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन आप करेंगे, लंबे समय तक पैसा बना रहेगा। थोड़े छोटे समय के लिए आप सोमेश कुमार को ज़रूर गाली देंगे, लेकिन जब वही लंबा समय होगा तो आप उसी को धन्यवाद देने आएँगे कि आपने बचाया भी, आपने बनाया भी। तो यही चाँदी कह रही है, यही सोना कह रहा है, आज यही स्टॉक मार्केट कह रहा है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। खरीदो, आराम से बने रहो, बैठे रहो, यहाँ पैसा बनेगा। चाँदी अब आएँगे चूँकि मैं इंटरनेशनल यहाँ पे क्या है वो ईटीएफ का कॉस्ट ऑफ कैरी वो सब ना फिगर फैक्टर नहीं कर पाता मैं। इसलिए हम चाँदी को समझने की कोशिश करते हैं डॉलर से। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए जी, ऐसा है कि ओह! अच्छा ये क्या निकाल दिया मैंने? चाँदी ही निकाल दिया, ठीक है। तो पहला याद अगर हो राजीव जी तो हमने 85 तक हमने रेंज निकाला था और दूसरा फाइनल जो बोला मैंने पिछले बारी भी शायद बोला होगा कि 125 तक, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आपका चाँदी कहाँ तक गया? 100 $128.67 इतना तक चाँदी गया। अब भाई साहब ₹122 की चीज़ आपकी 85 आ गई है। अब क्या है, अभी तो हालत खराब होने वाली है भाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चाँदी थोड़ा रेंज बड़ा बोलूँगा, लेकिन $70 अगर कभी दिखता है तो फिर वैसे 80 के आस एक बार में नहीं गिरेगा, 80 के आस-पास भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा बट जब ये $70 के नीचे आ जाए तो सेफ्टी नेट बढ़ेगी। और अगर इसको आज ही कह रहा हूँ, अगर इसको 70 टू 50 के रेंज में एक्यूमुलेट किया जाए, जो लोग ऊपर कर रहे थे। अब अगर आप 70 टू $80 के रेंज में एक्यूमुलेट करते हैं और एवरेज कॉस्ट को लेस देन 60 रखते हैं, तो 5 साल के पीरियड में चाँदी में पैसा बनना चाहिए, नुकसान नहीं होगा। क्यों? अभी बता रहा हूँ। 2028 तक तो मुझे इक्विटी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं लगती, पैसा इक्विटी में बनना चाहिए। 2029 में बहुत सारे कारण ऐसे मुझे लग रहे हैं, जो भी आपके संयोग बनने वाले हैं, उसमें मुझे रिस्क दिख रहा है। तो फिर जब रिस्क एसेट क्लास में रिस्क आएगा, तो रिस्क अवर्जन में आपका फिर
कमोडिटी में, प्रेशियस मेटल्स में चलना शुरू होगा। तो अभी अभी भी बहुत फोमो है चाँदी में, लेकिन अभी क्या है, अभी तो लोग जलेंगे ना, तो जलेंगे तो और भी जलेंगे 1-2 दिन, तो वो $70 के नीचे वो जलन जो है, उसपे बर्नॉल लगेगा मुझे लग रहा है। जी। तो आप कह रहे हैं कि 60 से $70 के बीच में जब भाव दिखे, उस समय अगर आप चाँदी खरीदना शुरू करेंगे, तो वो अच्छा लेवल होगा। लेकिन उसमें फिर टाइम फ्रेम क्या रखना होगा? क्योंकि आप 2029 की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि आप खरीद के बैठे रहें और फिर सोचें कि खामखा खरीद लिया, अभी तो शेयर बाज़ार ही वापस चल रहा है, चाँदी चल नहीं रही है। क्या वैसा भी दौर बन सकता है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब रिस्क कैपिटल ठंडा होगा, रिस्क कैपिटल वाला बाज़ार ठंडा होगा, उसके बाद फिर वापस इसमें चाल बनेगी। तो मतलब वो चाल 3 साल दूर है। मैं बेसिक एलोकेशन मेथड पे जाऊँगा राजीव जी। जो भी है, एलोकेशन 5 से 10% के रेंज का ही दोनों का रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा सोना-चांदी खरीद के बैठ गए, नहीं, वो आप एसेट एलोकेशन कीजिए, उस रेंज में रखिए। एक डाइवर्सिफ़िकेशन भी है, ऑल ऑल एसेट क्लास, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर अब घर में किलो का किलो चांदी और सोना पड़ा हुआ है, बोले कि नहीं भाई वो तो मेरे घर का है, मैं इन्वेस्टमेंट अलग से काउंट करूँगा। क्योंकि ईटीएफ लाएँगे तो वो बेचेंगे ना, वही बोल के, वो नहीं। आपका टोटल घर में जो है वो भी एसेट है। ऐसा क्या है कि आप उसको ले जाके जब ज़रूरत पड़ती है तो नहीं बेचते हैं, नहीं उसमें से पैसा निकालते हैं, सभी निकालते हैं। ज़रूरत पड़ने पे जाके एक्सचेंज भी करते हैं, बेचते भी हैं, मैंने देखा है लोगों को। वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वो भी एसेट है। रियल एस्टेट भी आपका इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे लोग घर ज ज़मीन नहीं बेचते हैं। कई जगह तो मैंने बच्चों की शादी करते देखा है ज़मीन बेच के, नहीं करते हैं, तो बोलेंगे वो तो मेरा रहने का ज़मीन है। भाई ज़रूरत पे एक घर ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन बाकी तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि चाँदी आपका एक ही आपके पास, मतलब क्या पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा होगा, आपके पास मल्टीपल पड़े होते हैं। तो आप एक पहनेंगे पूरा का पूरा, कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि पूरा चाँदी 5 किलो 10 किलो लाद के पहनते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। 5-10% का एलोकेशन ठीक है, वो हमेशा रखिए, एक सेफ्टी नेट बना रहेगा और उसका बीच-बीच में फ़ायदा भी मिलता रहेगा। जी। तो $70 का भाव आपको 2025 के अंत में दिख रहा था। 31 दिसंबर का भाव लगभग नीचे का वहीं पर है। तो उससे कंपैरिज़न करके अगर देखें, तो आप कह रहे हैं कि अ, यहाँ पर घरेलू बाज़ार में अगर आपको भाव दिखे सवा 200 के आसपास या 230 के आसपास का, तब वो लगभग पैरेलल बनेगा? क्या आप कह रहे हैं कि अभी 265 का भाव है, उससे थोड़ा-सा और नीचे 30-40 हज़ार रुपए कम हो जाए, तो वो ठीक रहेगा एक्यूमुलेट करने वाला भाव? उसके बाद ठीक रहना चाहिए, लेकिन वो उस समय थोड़ा-सा असेस करूँगा, क्योंकि अभी जी। कितना मार्जिन का पेन बचा हुआ है, थोड़ा 1-2 दिन समझने में लगेगा। घरेलू चीज़ क्या है कि अगर आपका उसका असेसमेंट अगर डॉलर्स में होता है, अभी कॉस्ट ऑफ कैरी मान लीजिए पॉज़िटिव है, तो जब बिकवाली चलेगी तो फिर वो भी तो सेटल डाउन होगा। हो सकता जी। है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके असेसमेंट के लिए समय तो लगेगा, लेकिन आपने जो लेवल निकाले हैं, वहाँ पे कुछ एवरेजेज़ आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो एवरेज काम करे। लेकिन देखिए एमसीएक्स वाले में ये 50 डे मूविंग एवरेज है जो 235 के आसपास आपको मिलेगा, 235 240 के आसपास अभी। लेकिन ये 50 डे मूविंग एवरेज डॉलर में आप देखने जाएँगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको 75 के आसपास दिख रहा है जो आज का निचला स्तर है। तो हाँ, 50 डे मूविंग एवरेज डॉलर में छू चुका है। 1 मिनट, मैं ज़रा डॉलर में समझ लेता हूँ क्विकली। देखिए, डॉलर में आपका जो पूँछ बन गया है ना, वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से इमीडिएट करेक्शन तो और ज़्यादा इमीडिएट शायद नहीं होगा। लेकिन जितना पेन है ना, ये पेन $70 तक एक्सटेंड हो सकता है, ये पेन। इसीलिए मैंने वो थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल निकाल के रखा हुआ है 70 का। लेकिन जी। यहाँ पे भी जो पुच्छी बनी है इसकी, ये ठीक है, यहाँ पे भी रुक सकता मतलब है। 70 से 75 के बीच में। हाँ, कह सकते हैं, येस। ठीक है, तो जब आपको डॉलर भाव 70-75 के बीच में दिख रहा हो, उस समय अ, एमसीएक्स का भाव जो भी हो, उस समय के आसपास आपको एमसीएक्स में करना है। एमसीएक्स में तो आप ट्रेडिंग ही करेंगे, अगर आपको निवेश करना है तो आप उस समय ईटीएफ वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। गोल्ड प्राइसेज़ देखते ये डॉलर प्राइसेज़ देखते रहें सिल्वर की, और उस समय अगर आपको निवेश करना है, ईटीएफ चुनने हैं, तो उस समय चुन सकते हैं। उस तरह से निवेश
किया जा सकता है? राजीव जी, एक 2026 जहाँ लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर जाएँगे तो एक बड़ा लाल कैंडल है ना? हाँ, आप इसकी बात कर रहे हैं? ये जी। हाँ, ये अगर फ़ॉर्मेशन रीड करना है ना तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और ये राइट हुँ, हुँ। एंगल ट्रायंगल जो है एक फ़ॉर्मेशन होता है, ये फ़ॉर्मेशन को हमको रीड करना चाहिए। वो पोटेंशियली बनेगा। जी, ओके। तो इसका मतलब है कि वही सवा 200 के आसपास का भाव संभव है, दिख सकता है, उसका इंतज़ार हुँ, करना चाहिए। हुँ। जी, ठीक है। अब चाँदी से कम चंचलता सोने ने नहीं दिखाई है आज, वो भी आज ठीक-ठाक गिरा है। और जितने लोग ये कहते रहे हैं कि भई सोने-चाँदी में सेफ हेवन है, वो हेवन आज उड़ गया होगा इस आँधी में और सेफ कुछ बचा नहीं होगा। एक और डेटा बताता हूँ आपको, सरप्राइज़ करता हूँ डेटा। यूएस के ट्रेज़री में ग्लोबल सेंट्रल बैंक का इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है? $3.9 ट्रिलियन अप्रॉक्सिमेटली। और आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड रिजर्व हैज़ एक्सीडेड इन्वेस्टमेंट इन यूएस ट्रेज़री एंड राइट नाउ गोल्ड रिजर्व ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक हैज़ टच्ड $5 ट्रिलियन। ये बड़ा फ़र्क आया है और इसमें आई एम मोर देन श्योर आपका चाइना और जापान यही बड़े लेंडर हैं यूएस के 1 2 ट्रिलियन डॉलर वाले और ऑलमोस्ट 800 बिलियन डॉलर वाले यही बटोर रहे होंगे। यही सबसे ज़्यादा खतरे पे है। गोल्ड इज़ एट लेसर रिस्क दैन चाइना क्योंकि गोल्ड की मजबूरी है। बट इसमें भी रहेगा राजू जी ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो। मैं नहीं कह रहा कि चांस पॉसिबिलिटी है बट है हो। जी, तो अगर इसमें भी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो क्या आप ये अ, यहाँ से देखना शुरू करेंगे जो लगभग 4275 के आसपास के लेवल्स हैं या उसको राउंड ऑफ कर दें तो 4250 क्या इस तरह के स्तर वापस आएँगे? 50 डे मूविंग एवरेज तो आपका 4500 के आसपास बन जाएगा। वहीं से शुरू करेंगे। जी, लेकिन अ, लेकिन 4500 तक की संभावना लेकर के चलेंगे अभी सोने में। हाँ, जैसे चांदी का सेफ्टी बोला ना तो गोल्ड का भी सेफ्टी आपका $4000 के नीचे है। लेकिन ओके, असेसमेंट 4500 से करना पड़ेगा बिकॉज़ अभी मजबूरी है ना सेंट्रल बैंक से गोल्ड खरीदना और आपको तो नंबर्स बता दिया क्योंकि नंबर्स मुझे मिले, नहीं तो इतने आसानी से जी। नंबर्स मिलते भी नहीं हैं। लेकिन $4000 लेकिन के नीचे का गोल्ड सेफ है। जो आंकड़ा आपने गिनाया डॉलर रिज़र्व और गोल्ड रिज़र्व का सेंट्रल बैंक्स का, ये आंकड़ा अगर सोमेश जी देख रहे हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी देख ही रहे होंगे और इस आंकड़े से उनको गुस्सा आएगा और अगर उनको गुस्सा आएगा तो जियोपॉलिटिकल उबाल कहीं न कहीं इधर-उधर होगा, तो क्या वो खतरा नहीं बन रहा है? राजीव जी आप लोग पॉलिटिक्स मुझसे ज़्यादा समझते हैं, लेकिन एक बार कभी वर्ल्ड मैप देखिएगा। वर्ल्ड मैप में मुझे यही दिख रहा है कि वो क्या नाम है उसका यूएस। यूएस पूरा रशिया और जो भी सपोर्ट करते हैं उनको एक-एक करके लेके जा रहा है। चाइना जितना भी इंडिया का नेबर है, जितना हमको सपोर्ट करते हैं, एक-एक को खाता जा रहा है। ये आपको ग्लोबल मैप पे दिख जाएगा। यही पूरी पॉलिटिक्स चल रही है क्योंकि एक उधर पावर को वीक कर दिया गया रशिया को और एक इधर पावर है चाइना का थ्रेट इंडिया। पूरा गेम जब मैं ग्लोबल मैप समझ रहा था, मुझे बस इतना नज़र आ रहा है कि यूएस को सुपर पावर बनना है, उसमें चाइना इधर खतरा है, उधर में रशिया खतरा है। तो चाइना को तो रोक नहीं सकता, चाइना उससे बहुत आगे बढ़ चुका है सोच में। रशिया को रोक रहा है। इधर चाइना के लिए खतरा कहाँ है? भारत है। तो चाइना भारत के पीछे लगा हुआ है। पूरा गेम आप मिला के देखिए, तेल खान सब एक तरफ है, सुप्रीमेसी का ये खेल चल रहा है। मुझे यही अपनी छोटी-मोटी बुद्धि में मैप देख के समझ में आया। जी। हाँ, लेकिन तात्कालिक प्रश्न ये था मेरा कि भई ये डॉलर रिज़र्व और गोल्ड रिज़र्व का आंकड़ा देख कर के क्या ट्रंप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो वापस जियोपॉलिटिकली एक तनाव बढ़ाने का काम करे? ट्रम्प हर उस चीज़ पे भन्ना के परेशान करेंगे जो उनके ईगो क्योंकि उनका ईगो का कोई लेवल ही नहीं है। मतलब उनको ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिएक जो शब्द हो सकता है आप यूज़ कर लीजिए, इतना ईगोइस्ट मैंने इंसान जी, देखा नहीं है।
और उसके लिए वो किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। अगर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा सकता है, अभी क्यूबा को भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो, ज़्यादा मुझे लगता नहीं है दिक्कत नहीं, होगी। तो ये जो आंकड़ा है ये सीधे-सीधे डी-डॉलराइज़ेशन का एक छिपा हुआ तरीका है कि आप डॉलर के बदले सोने में अपना रिज़र्व बढ़ा रहे हैं। ये डी-डॉलराइज़ेशन ही है एक तरह से। इसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा किन बैंक्स का आ रहा है अगर आपने उस डिटेल पे नज़र डाली हो? उनका गुस्सा ज़्यादा किस पर भड़केगा? उनका गुस्सा एक तो रशिया पे भड़क रहा है, एक हमारे पे भड़केगा और किसी चाइना से तो सकेंगे नहीं वैसे भी। तो बस यही 2 नहीं, ये लोग हैं। डॉलर के मुकाबले सोना जमा करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, हाँ, ये किन सेंट्रल बैंक्स ने ज़्यादा दिखाई है? जापान और चाइना, मजबूर इंसान। बिकॉज़ एक है $2 ट्रिलियन यूएस ट्रेज़री, एक है 800 बिलियन यूएस ट्रेज़री। तो उनकी हालत ख़राब है। मेरा तो यही मानना है कि ये 2 लोग भाई लोग जो हैं, सब हर तरफ से मिल-जुल के खरीद रहे हैं जी। सोना। तो ट्रंप पे तलवार तान रखी है जापान ने और चीन ने और गुस्सा निकल रहा है भारत पे। हाँ, क्या करेंगे आप? मतलब बड़े वाले से नहीं सकेंगे, उसके छोटे वाले को परेशान करेंगे। उनको लगा था कि हमको तोड़ देंगे। अभी तो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हालाँकि ठीक है, ये पूरा एक्चुअलाइज़ होने में 1 साल, 2 साल तो आराम से लगेगा। वो तो मुझे भी लग रहा है कितना भी फ़ास्ट ट्रैक कर लें। लेकिन ये एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक चेंज है, शिफ्ट है। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प को लग नहीं, रहा वहाँ होगा तो कि भारत भाई सरकार ने साफ कह दिया कि भई आप डील करें ना करें, हम दोनों स्थितियों में आपसे खुश हैं। कि भई आप हाँ, नहीं करना चाहते तो हम आपके पीछे हाथ जोड़ के आने वाले नहीं हैं कि भई कर लो किसी तरह से कर लो, हम आपको मनाने वाले नहीं हैं। आप रूठे हैं तो रूठे रहिए। ये भारत सरकार का साफ मैसेज है वहाँ पे। और एकदम बिल्कुल ठीक है और देखा जाए तो यूरोप के साथ भी जो डील हुई है, इसमें कभी भी डेयरी और एग्री इन दोनों पे कहीं पे भी एंट्री नहीं दी गई है। तो वो भी अपनी हमारे शर्तों पे ही पास की है और यही चीज़ मैसेज है ट्रंप के लिए कि भई देखिए, हमने अपनी ही शर्तों पे ईयू के साथ डील कर ली है। आपको करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। कोई आप बात नहीं, खुश लेकिन रहिए। उनको और मिर्ची लगेगी। क्योंकि उनका क्या लास्ट टर्म है ना, इसके बाद क्या है? भगवान से पूछेंगे हमारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा है कि सबको जला के जाऊँ क्योंकि मेरा उसके बाद कुछ बचने वाला ही नहीं है। तो और वो क्या करेगा? और परेशान करेगा सबको। जी। ठीक है, तो फिर सोना और चाँदी बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव है, लेकिन साफ़ तौर पे यहाँ पे सोने के लिए शोमेश कह रहे हैं कि $4,500 से $4,000 के बीच का रेंज जो है, वो एक्यूमुलेशन का ज़ोन होगा। हालाँकि सेफ़ लेवल 4,000 के नीचे आएगा, लेकिन वो लेवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पता नहीं। हाँ, विद द गिवन रीज़न्स या जी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल चीज़ें ऐसी उबल रही हैं कि उसमें जो सेफ़ लेवल चाहिए हमें वो मिले ना मिले पता नहीं। तो इसलिए एक्यूमुलेशन अगर करना है तो 4,500 से $4,000 के बीच में कर सकते हैं। उसके मुकाबले में आप अगर देखना चाहें कि कंपैरेबल लेवल्स रुपए में क्या हैं, तो वो लेवल्स आ ही चुके हैं या दूर हैं? क्योंकि आपका ये अ, यहाँ पे जो 31 दिसंबर का बॉटम है डॉलर में वो लगभग 42-50 के आसपास का है और उसी दिन का अगर आप देखें 31 दिसंबर के आसपास उस समय जो लेवल्स यहाँ पे चल रहे थे 1.35 के आसपास और आज के झटके में उससे बहुत दूर नहीं रहा है। तो क्या एमसीएक्स में रुपए में वो जो झटका लगना था गोल्ड में वो पूरा हो चुका है? इस डेटा को एक बारी मंथली कर सकते हैं क्या? ज़रूर, लेकिन उसको देखना पड़ेगा इसमें ये मंथली डेटा ये लीजिए, हो गया मंथली। ये मंथली है? ना नहीं, कुछ तो नहीं ये मिनट में आ गया, ओके, हाँ, सॉरी। क्योंकि मेरे पास ये नंबर नहीं रहते हैं ना, तो मैं सामने स्टडी करके ही आपको नहीं, ये मंथली तो नहीं है खैर। ओके, खैर कोई नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बताता हूँ जी, देखिए। ये देखना पड़ेगा, ये 4900 तो डेली मतलब ही है। जी, 20% का 10% का तो रिस्क है गोल्ड में, ग्लोबल लेवल पे। तो उस हिसाब से हमारा 10% तो रहेगा रिस्क। अब 1,43,000 का 10% करीब-करीब आप कितना समझे 14,000 $1,400 रुपया सॉरी, वही रहेगा ना। तो जी। उतना अच्छा आप अब इसमें जो आप डेटा देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है। ये मंथली है। नहीं, जी, इसमें मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है।
हमको यहाँ से 10% माइनस लेना है। 1,43,000 हाँ, मेरे पास है, सॉरी। 1,43,000 माइनस 10%। तो करीब 1,30,000 के आसपास के पहले मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है सोने के लिए। ओके। अब 1,43,000 माइनस 20%। 1,15,000 के पास से मुझे रिस्क नहीं दिखता है। यही 2 चीज़ें हैं कि 1,30,000 के पास से रीज़नेबल होनी चीज़ें शुरू हो जाएँगी और 1,15,000 के पास रीज़नेबल हो जाएँगी। बाकी अगर बीच में जी। चेंज होता है ट्रेंड, बिकॉज़ सोने का रीज़न अलग है, वो हम समझ चुके हैं। तो वो चीज़ के लिए थोड़ा-सा देखना पड़ेगा क्या होता है आगे जाके, बट अभी रिस्क ज़ोन से बाहर तो नहीं कह सकता मैं इसको।